Hello, everybody. Welcome back. We are here with another poem. I wandered lonely as a cloud, which is also known as Daffodils. Although popularly इसको I wandered lonely as a cloud के नाम से जाना जाता है. And this poem, as you all know, is written by one and only nature poet विलियम वर्ड्सवर्थ. गलत नहीं समझना, वन एंड ओनली नेचर पोइट नहीं है, वन एंड ओनली वर्ड्सवर्थ के लिए बोला था मैंने. सो डैफोडिल्स नाम से हमारे सिलेबस में है ये, तो इसको हम आज पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं. एक बात आपको याद रखनी है कि विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ वन ऑफ वेरी फ्यू ट्रू नेचर पोइट्स. अमेरिका में देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ब्रिटेन में देखें तो विलियम वर्ड्सवर्थ. और ये दोनों नेचर पोइट्स हालांकि अलग अलग तरह के हैं और हमारा कंसर्न अभी नहीं है आरपीएससी के अकॉर्डिंग. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग द पोइम. सो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ये पोइम है, ये एक लिरिक पोइम है. लिरिक पोइम्स जो होती हैं दे आर सॉर्ट ऑफ पर्सनल पोइम्स. ओके, यू कैन कंसिडर देम पर्सनल पोइम्स. और पर्सनल जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहा है कि उसने क्या फील किया, उसने क्या देखा. सो दिस इज़ अ लिरिक पोइम एंड दिस पोइम फोकसेस ऑन पोइट्स रिस्पॉन्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. कि उसको कैसा लगता है, मतलब जब वो ब्यूटी को देखता है, वो नेचर की ब्यूटी को ऑब्जर्व करता है ना. एंड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन लिटिल कि लिरिक पोइम क्या होती है. डीप फीलिंग्स और इमोशंस बताने वाली पोइम होती है कि, है ना, जो कि पोइट की बताती है, ना कि कोई विटी ऑब्जर्वेशन या कोई स्टोरी बताने वाली है. इस मामले में थोड़ा सा दिमाग में रखना कि टी.एस. एलियट जो है उन्होंने खूब अपोज किया था वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की थियरी को. वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की थियरी जो है वो कहता है कि पोइट्री इज़ द रिकलेक्शन ऑफ थॉट्स इन ट्रैंक्विलिटी. मीन्स आपने जो देखा उसको आप ट्रैंक्विलिटी में आके वापस से रिकलेक्ट करो. और वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग पोइट्री जो है इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वंस पर्सनैलिटी. टी.एस. एलियट जो है वो इनकी बात से सहमत नहीं होते हैं. वो कहते हैं कि भाई पर्सनैलिटी का एक्सप्रेशन नहीं है, इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, है ना. मतलब अगर आप पर्सनैलिटी से एस्केप करते हो, बाहर निकलते हो, अपनी पर्सनैलिटी से बाहर जाकर कुछ बात करते हो, आपकी पर्सनैलिटी अगर पोइम में नहीं आती है, तब आप एक असली पोइट हो. और तो पोइम का जो फाइनल वर्जन था वो कलेक्टेड पोइम्स में 1815 में 1815 में पब्लिश हुआ था. हालांकि इसका एक पहले वर्जन जो है पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में पब्लिश हुआ था, बट उस समय ये एक 3 स्टैंजा पोइम थी. अभी आप जानते हैं कि ये एक 4 स्टैंजा पोइम है विद ईच स्टैंजा हैविंग 6 लाइन्स. ओके, तो टोटल जो है हमारे पास 24 लाइन्स हैं. बट ये जब पहली बार पब्लिश हुई थी तो ये 3 स्टैंजा पोइम थी, है ना. और पहली बार जब ये पब्लिश हुई थी तो पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पब्लिश हुई थी. एक अर्लियर वर्जन इसका 1804 में भी लिखा गया था, है ना, जब वो लेक साइड पे उसने डैफोडिल्स को देखा था. इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी. तो बेसिकली अपन ये बोल सकते हैं कि लिखा तो पहली बार इसको 1804 में गया था, लेकिन पहली बार पब्लिश कब हुई थी, 1807 में हुई थी ये. लेकिन जो हमारा जो अब का जो वर्जन है, अभी मूल वर्जन है, वो कब पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश हुआ था 1815 में, 1815. नाउ डिस्कस अ लिटिल अबाउट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या हुआ था, कौन कौन था, तो ये सब बातें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, है ना. तो जो ये मोमेंट है ये 15 अप्रैल 1802 का है, जब वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर जो हैं डोरोथी, दोनों जो हैं वो लेक के पास में जो है घूम रहे थे. और लेक कहाँ थी, ग्रासमेयर में, कम्ब्रिया काउंटी में, जो कि इंग्लैंड में है. और उनके सामने क्या आया कि एक किनारा उन्होंने देखा जिसमें कि डैफोडिल्स बहुत सारे लगे हुए थे, है ना, ग्रासमेयर में, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में है, जो कहाँ पड़ता है, मोर कैम्बल और साउथ और सॉल्वे फर्थ और द नॉर्थ के बीच में पड़ता है. ये सब बातें, इतनी बातें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखना ही है तो थोड़ा सा ये याद रख लेना. इतना भी आरपीएससी के अकॉर्डिंग तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी
आप याद रख लेना कि वो किसके साथ था और कब की बात है ये, है ना। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब ये एक पोइम जो है वो रियल जो घटना है जो घटी थी उसकी लाइफ में, घटना तो नहीं बोल सकते कि ऐसी कोई बड़ी एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन हाँ उसने ये चीज़ें, ये जो डैफोडिल्स थे उनको ऑब्जर्व किया था। ओके, फटाफट से पोएम की स्ट्रक्चर पे आते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पोएम कंटेन्स 4 स्टैंजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच विच मेक्स 24 लाइन्स in the poem. Each stanza, first line rhymes with the third and the second with the fourth. The stanza then ends with a rhyming couplet. इसको थोड़ा देखते हैं हम. So first line rhymes with the third and second with the fourth and the fifth and sixth rhyme together. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, A B C C. ये इसका राइम स्कीम बन जाएगा, A B and C C. याद रखना, राइम स्कीम को लेकर बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर याद नहीं रहती है। ये ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो आपको बहुत लंबे समय तक याद रखनी है और याद रहे। तो फिलहाल पेपर से पहले तक याद रखो, भले उसके लिए आपको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखना पड़े या लिखना पड़े, पढ़ना पड़े, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। नाउ वर्ड्सवर्थ डज व्हाट, वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं कि जो शुरू के 3 स्टैंजाज हैं उनमें तो वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने वहाँ पर फेस किया जब वो डैफोडिल्स को देख रहे थे, और जो लास्ट स्टैंजा है वो उसकी मेमोरी पे फोकस करता है ना। तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, तो ये एक तरह से रिकलेक्शन है। क्या है, रिकलेक्शन है उन इमोशंस का ट्रैंक्विलिटी में, एकांत में। तो अब हम पोएम को पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मीटर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सो मीटर की बात करें तो मीटर कौन सा है बच्चों, टेट्रामीटर, मतलब 4 फीट होंगे इसमें और 8 जो हैं सिलेबल्स होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, द वेव्स ये 1 फीट हो गया, 2 सिलेबल हो गए, बी साइड 2, देम डांस 3, बट दे 4। अब जो सिलेबल्स आपको आते हैं, आपको याद होगा कि जितनी जनरल सा नियम बता रहा हूँ, वैसे तो इस पर 15 घंटे की क्लास भी ली जा सकती है सिलेबल्स पे, लेकिन आपको जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं कि जितनी हमें वाउल साउंड्स मिलती हैं, वाउल नहीं वाउल साउंड्स, जितनी हमें वाउल साउंड्स मिलती हैं किसी वर्ड में, हम जनरली उसमें उतने ही सिलेबल्स मानते हैं। अब देखो बच्चों, आप कहोगे कि सर इसमें 1 और 2 वाउल्स हैं तो इसको आपने एक ही क्यों माना, 1 और 2 और 3 होने चाहिए थे। तो पर ये डांसड नहीं बोलते हैं इसको, अगर इसको डांसेड बोलते तब तो ये 2 सिलेबल्स होते, बट इसको हम डांस्ड बोलते हैं या डांस्ड बोलते हैं। सो इसलिए इसको एक ही सिलेबल माना गया है। सो ये वाउल साउंड जितनी होंगी उतने ही सिलेबल होंगे। तो ये कौन सा मीटर है, टेट्रामीटर है। और आयम्बिक, आयम्बिक मतलब जब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ये अनस्ट्रेस है, इसको स्ट्रेस को बोल्ड किया गया है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस, अनस्ट्रेस स्ट्रेस। तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस कितनी बार फॉलो हो रहा है, 4 बार फॉलो हो रहा है, इसलिए टेट्रामीटर है। तो आपसे कोई पूछे कि मीटर कौन सा है तो आप बोल सकते हो कि इट इज़ आयम्बिक टेट्रामीटर। चलिए शुरू करते हैं। I wandered lonely as a cloud, बहुत ही फेमस सिमली, you can very easily see because he is comparing his wandering to the wandering of a cloud. So like और as भी आ रहा है। So he says कि मैं एक क्लाउड की तरह अकेला अकेला तन्हा तन्हा जो है वो घूम रहा था। क्लाउड्स हालांकि बहुत सारे जो है ग्रुप्स में होते हैं, पर उनका कोई आपस में कांटेक्ट नहीं होता है, बस वो ग्रुप में होने के बावजूद भी अकेले ही होते हैं, जो भी काम उन्हें करना होता है अकेले ही करना होता है। सो ही वॉज वॉन्डरिंग लाइक अ, भटक रहा था वो क्लाउड। वो क्लाउड भी कौन सा, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो घाटियों और पहाड़ियों पे बहुत ऊपर जो है वो एक तरह से तैरता रहता है। तैरता नहीं रहता है वो, तो कहीं ना कहीं मुझे साइंस बहुत ज़्यादा नहीं पता है, ग्रेविटी का असर है, जिसका भी असर है उसके कारण वो उड़ रहा होता है। बट नाउ ही सेज दैट इफ दैट फ्लोट्स हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर बहुत ही ऊपर उड़ रहा होता है। उस समय क्या होता है, when all at once I saw a crowd, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया, बिकॉज वो डैफोडिल्स के लिए क्राउड वर्ड यूज़ कर रहा है। होस्ट भी अपन किसको बोल सकते हैं, ग्रुप को बोल सकते हैं। सो जब उसने अचानक क्या देखा, एक झुंड देखा गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का, है ना, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स का, बिकॉज दे आर येलोइश, ये जो कलर मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ ऐसा।
कहाँ देखा उसने? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अब ये ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन भी कई बार आरपीएससी में पूछ लिए जाते हैं, तो अब याद रखना कहाँ देखा उसने, एग्जैक्टली कहाँ देखा उसने? बिसाइड द लेक, लेक के साथ साथ बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे। छोटी मोटी डिवाइसेस और भी आ रही हैं, बी 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 की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे आप अलिटेशन बोल सकते हो, है ना। नाउ फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और वो आवाज़ कर रहे थे और डांस कर रहे थे हवा में। डांस कर रहे थे तो भैया तो पर्सोनिफिकेशन हो गया फिर से, क्योंकि डांस तो ह्यूमन बीइंग कर सकते हैं सिर्फ, और जब वो डांस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पर्सोनिफिकेशन है। सो बिसाइड्स द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, दे वर ऐसा लग रहा था दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, और उनको देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ भी एंजॉय कर रहा था। We move to the next stanza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. ये तो भैया हाइपरबली हो गया। हाइपरबली क्यों हो गया ये? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि तारे तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं, तो मिलियंस बिलियंस होते हैं, और ये उनको कंपेयर कर रहा है किससे? कितने देखे इसने? जैसे कि मिल्की वे में, हमारी जो गैलेक्सी है उसमें चमकने वाले जो तारे हैं उतने, तो ये हाइपरबली हो गया। और हाइपरबोल नहीं बोलना है इसको, आप सब जानते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो खासकर जानते हैं, इट इज़ हाइपरबली। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, और जो बे थी, खाड़ी थी, उसके मार्जिन पे वो ऐसा लग रहा था कि उनकी जो लाइन है वो कभी एंड ही नहीं होगी। मतलब दे वर स्ट्रेस्ड लाइक इन्फिनिटी, दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, और दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे, इसीलिए ही वो क्या बोल रहा है कि वो ऐसा लग रहा था कि कभी ख़त्म ना होने वाली लाइन में वो स्ट्रेच हो रहे हैं। 10,000 सो आई एट अ ग्लांस। देखो बच्चों, 10,000 फ्लावर्स ने वास्तव में देखे हो सकते हैं, बट ही वॉज नॉट काउंटिंग एक्चुअली, है ना। सो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ नॉट काइंड ऑफ, इट इज़ ऑल्सो हाइपरबली। तो उसने हमसे आरबीसी में पूछा भी था कितने देखे थे, तो बता देना भैया 10,000 देखे थे। तो 10,000 मैंने एक ही ग्लांस में देख लिए, पर इस बात को ध्यान रखना उसने एक ही ग्लांस में देखे थे। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल कितने देखे, टोटल कितने देखे, तो 10,000 इसका आंसर नहीं होगा। द पोएम डजंट टेल अस कि उसने टोटल कितने देखे, है ना। ये आपको बेवकूफ़ बना सकता है, आप बनोगे नहीं वैसे, लेकिन ध्यान रखना। सो 10,000 सो आई एट अ ग्लांस tossing their heads in sprightly dance. Again they were tossing their heads, so definitely it is personification, and they are also dancing, so तो श्योर ही क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि वो एक हेवनली, स्प्राइटली बने हेवनली देवी है, डांस करते हुए अपने सिरों को हिला रहे थे। मैंने जब उनको देखा, और एक ही बार में मैंने उनको कितने देख लिए? 10,000 देख लिए। कितने देख लिए? 10,000। Now we move to third stanza. The waves beside them danced. उनके साथ जो बाजू में जो लहरें थी ना, वो भी डांस कर रही थी। अगेन पर्सोनिफिकेशन, मैं अब शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो उनके पास जो लहरें थी वो भी डांस कर रही थी, बट दे आउट डिड। दे कौन है यहाँ पे? ये डैफोडिल्स के लिए बोल रहा है, याद रखना। तो परंतु दे आउट डिड, हरा देना, पीछे छोड़ देना। द स्पार्कलिंग, चमचमाती हुई वेव्स इन ग्ली, ग्ली बने हैप्पीनेस। तो खुशी के मामले में उन्होंने, किन्होंने? डैफोडिल्स ने उन चमचमाती हुई लहरों को भी पीछे छोड़ दिया। मीन्स दे वर हैप्पियर देन द वेव्स, ऑल्दो द वेव्स वर ऑल्सो डांसिंग। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे। कुड नॉट बट मीन्स ओनली बी, गे मीन्स हैप्पी। अ पोइट कैन ओनली बी हैप्पी इन सच जोकन हैप्पी, फुल ऑफ हैप्पीनेस कंपनी। एक ऐसी कंपनी में, कैसी कंपनी में? जो फुल ऑफ हैप्पीनेस हो। उसमें एक पोइट हैप्पी होने के अलावा और हो ही क्या सकता है? मतलब वो सिर्फ हैप्पी ही हो सकता है। और ये कंपनी किसके लिए यूज़ किया गया? अगेन डैफोडिल्स के लिए यूज़ किया गया। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। बस मैं देखता रहा उनको, लगातार निहारता रहा उनको, पर सोचा कुछ ज़्यादा नहीं मैंने, सोचने का समय नहीं मिला मुझे। और वैसे भी वर्ड्सवर्थ कहता है कि भाई इमोशंस कलेक्ट करते रहो, उस वक्त उन पे ज़्यादा पॉन्डर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप तन्हाई में जाओगे, ट्रैंक्विलिटी में जाओगे, तब उनको रिकलेक्ट करना और तब सोचना उनके बारे में, तब दिमाग लगाना। अभी वो दिमाग नहीं लगा रहा। बट लिटिल थॉट वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि क्या खुशी, संपदा या पैसा नहीं बोलेंगे, क्या खुशी जो है मेरे लिए ये जो शो था, साइट थी, वो लेके आई है।
है ना। मैंने सोचा नहीं, मतलब मैंने ये दिमाग ही नहीं लगाया। ये दिमाग तो मैं लगाऊंगा अभी 4th स्टैंजा में जाके लगाऊंगा, लेकिन अभी मैंने जब मैं उनको देख रहा था तब मैंने कुछ सोचा नहीं ऐसा कि मेरे लिए वो कितनी खुशी लेके आए थे। मीन्स हाउ हैप्पी आई वॉज व्हेन आई वॉज ऑब्जर्विंग, व्हेन आई वॉज लुकिंग एट द डैफोडिल्स। Now we're moving towards the last, which is the 4th stanza. For often when on my couch I lie, when I'm lying on my cot or my couch or my sofa, whatever, जब मैं लेटा होता हूँ उस पर, in vacant या कोई ख्याल नहीं चल रहा हो, और in pensive, sad, serious mood में, they flash upon that inward eye. Inward eye, what is the inward eye? What human organ or what emotion or what is it that Wordsworth is calling inward eye? अंदर कोई आँख होती है क्या इंसान के? कोई आँख नहीं होती है. Now he can be pointing at 2 different things. One is heart, second is mind. Now आप अपनी मर्जी से जो भी सोचना चाहो सोच सकते हो, because this is how poetry works. Sometimes we are left to think on our own. They flash upon the inward eye. So वो मेरे दिमाग में या मेरे दिल में आ जाते हैं, मतलब मैं उनके बारे में सोचने लगता हूँ तो फिर माइंड दिमाग में आएगा. बट जब प्रभावित करने की बात है कि वो कितना प्रभावित कर रहे हैं उसको, तो फिर वहाँ क्या आना चाहिए, हार्ट आना चाहिए. बट इट डजंट मैटर. They flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and their memory which comes to me is the bliss, joy of solitude, एकांत. और ये इनके बारे में सोचना, इनकी मेमोरी को ताज़ा करना, इन चीज़ों को रिकलेक्ट करना इज़ द प्योर जॉय ऑफ सॉलिट्यूड. लोनलीनेस तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाती है. नाउ बट इट इज़ द जॉय ऑफ सॉलिट्यूड, जब आप अकेले हो और आप सोच रहे हो. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा हार्ट जो है प्लेजर से भर जाता है. अब यहाँ पर हार्ट उसने खुद दे दिया, तो हम सोच सकते हैं शायद ये हार्ट में ही आते होंगे, या इसके इमोशंस जो हैं वो कहाँ आते होंगे, बिकॉज ही इज़ रिकलेक्टिंग हिज इमोशंस, सो वो हार्ट में ही आ रहे होंगे. एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और उस समय जब मैं उन डैफोडिल्स के बारे में सोच रहा होता हूँ तो मेरा हार्ट जो है वो प्लेजर से भर जाता है. एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, एंड इट स्टार्ट्स डांसिंग विद द डैफोडिल्स. मीन्स डैफोडिल्स आर ऑल्सो डांसिंग, although he is not directly saying that the daffodils are dancing, but because as he says dances with the daffodils, means daffodils are also dancing. Indirectly it is hinting towards an earlier instance of personification where the daffodils were dancing. So this is the poem. I have told you a lot of things about this poem. और कोई चीज़ रह गई होगी तो फिर वो टेस्ट में ही आएगी भाई. पोएम पढ़ाते वक्त तो जो बातें मेरे दिमाग में आती हैं, आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द मैक्सिमम. सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. बाकी बातें करेंगे किसी दूसरे वीडियो में. थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई.